सीए किसी के लिए तो शायद कागज़ पे लिखे हुए कुछ शब्द हो सकते हैं, पर सीएए यहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ इनके लिए इनकी जीवन शैली और इनका जीवन बदलने का एक माध्यम हो सकता है। 1947 में हुआ बंटवारा, जो जिस था वो वहाँ रुक गया। कारण बहुत हो सकते हैं, कारण कुछ भी रहे होंगे, वो वहाँ रुक गया। लेकिन जो विडंबना 75 साल के बाद में निकल के सामने आई वो ये कि वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से निकलकर वापस भारत आना चाहते हैं क्योंकि ये अपने धर्म को मानना चाहते हैं। ऐसा क्या घटा इनके साथ, ये जानने के लिए यही हमारे साथ मौजूद हैं। पर इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा आपको बता देता हूं कि जब मैं इस पार्क में आया और जब मैं इंतज़ार कर रहा था इनसे बात करने का, तो मैंने यहाँ कुछ हमारे ही लोगों को ये बात कहते हुए सुना कि ये कानून आ जाएगा तो इन पाकिस्तानियों का भला हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये वहाँ रहते हैं तो काफिर कहलाए जाते हैं और ये यहाँ आ जाते हैं तो पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो कारण थे जो 1947 में ये वहाँ रुक तो गए पर आज अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ नौछावर करके वापस यहाँ आना चाहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? आगे आ जाए। मेरा नाम जजराज सिंह है, हैदराबाद सिंध से। मैं 2013 में आया हूँ। 2013 में आए हो। क्या कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ आना चाहते हैं? वहाँ से पीड़ित होकर बहुत हिंदुओं को पीड़िता झेलनी पड़ती है। बहन बेटियों को पढ़ाने और घर से बाहर निकलने तक की भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जहाँ हम खुद कहीं एक घर छोड़ के कहीं और दूसरी सिटी 10-20 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ होटल या ढाबे पे कुछ चाय पानी पिए तो फिर भी वो भी बड़ी मुश्किल से बहुत पीड़िता होती थी। उसको अगले होटल वाले को पता चल जाता था भाई आप हिंदू हो, तो पूरे बर्तन से लेकर वो पैसे भी भुगतने पड़ते थे, मारा पीटी भी करते थे। भाई आप हिंदू हो तो हमारे आप काफर हो, दूसरे नंबर हमारे बर्तन जूठे क्यों किए। ऐसे सारे किस्से बहुत पीड़ित होके जो भी वहाँ से बेचारे। आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा था क्या? जी मेरे साथ तो घटा क्या, मेरे साथ मैं वहाँ खेती बाड़ी के ठेके करता था और कुछ बिजनेस करता था, तो उसी हिसाब से वो मेरे को टार्चर करके मेरे को मंथली देनी पड़ती थी आए दिन। 2-3 बार मेरी बाइक भी छीन गई। एक गाड़ी थी मेरे पास बड़ी ट्रक लोडर, वो भी छीन लेके गए। फिर 2-1.5 महीने के बाद में मेरे को वापस दी। उसमें माल भरा हुआ था, गेहूँ तूरिया वगैरह, वो सारा निकाल के गए। हल क्या था? उसका हल यही था, तो बस वो उनको माल चाहिए, हिंदुओं का माल है, हिंदुओं की कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई पुलिस कोई रेंजर्स कुछ भी नहीं है, देश भी उनका है तो वो अपनी चलाते हैं हर तरह से। हिंदुओं तो हमेशा के लिए वहाँ पीड़ित भी है, पहले भी पीड़ित थे, अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये सीओ क्या कहते थे कि आपको ये सारी सुविधाएं, आपको ये सारी चीजें मुहैया हो जाएंगी, पर क्या करना पड़ेगा? ऐसे कुछ भी हल नहीं था क्या? ना, हल कोई भी नहीं था। गवर्नमेंट भी उनकी कलमा पढ़ना, हल एक ही था, तो भाई आप माउंटेन बनो, मुसलमान हो जाओ, फिर आपको सारी सुख सुविधाएं हम देंगे। लेकिन हमारे को अपना धर्म बचाना था। हम अपना धर्म का झंडा लेके यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर मोदी जी के और अमित शाह के नेतृत्व में जय हिंद बोल के बैठे हैं। बाकी भी आने वाले हैं, उनको भी बुलाएंगे। आपके खुद के कितने रिश्तेदार मौजूद हैं? मेरे खुद के हम 6 भाई हैं, पूरा परिवार हमारा, जिसमें से 2-3 भाई वहाँ हैं, बहन वहाँ हैं, मम्मी भी वहाँ हैं। अभी डॉक्टर साहब और जय भाई साहब के माध्यम से वो उनके वीज़ा के कागज़ लगाए हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हर हिंदू को निकालना हमारा धर्म होता है। निम्नत कम से पूरी कोशिश और पूरी जाखोड़ से निकाल रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? गोमंद राम। आगे आ जाओ थोड़ा सा। कहाँ से हो आप? रहीमयार जिले से। कहाँ हुआ ये? पंजाब में है। पंजाब मतलब कौन सा वाला पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। पाकिस्तान वाला पंजाब। तो पाकिस्तान वाले पंजाब से आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ क्यों आए हो आप? बस पड़ताल से, भेदभाव से। क्या भेदभाव? किस तरीके का भेदभाव? एक चाय का कप साथ में नहीं बैठ सकते वहाँ पे, इस कारण पड़ताल बहुत होती थी, बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी थी। आपके साथ में ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ आए? हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई का कुछ बता रहे थे? हाँ, भाई का वो उस पर जो तोहिन रसालत लगा दी उन्होंने। ये क्या होता है? मजहब की तोहिन। 295 जिसको बोलते हैं, मजहब की तोहिन। उसका कुरान जो जला दिया, ये लगा दिया था, झूठा आरोप लगा दिया। वहाँ पे बेसिक सुविधाओं की अगर बात करें, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाओं की अगर बात करें हम, तो बेसिक सुविधाओं में आदमी के पास में अधिकार है हर मानव का, कि उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको चिकित्सा का अधिकार है, उसको अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। इसकी स्थिति वहाँ क्या है, क्या हकीकत है वहाँ की? क्योंकि आप तो यहाँ के नागरिक बन चुके हो, काफ़ी लंबे समय आपने स्ट्रगल किया है। क्या हकीकत है? मैं 2012 में आया था
तो वहाँ पर स्कूलों में मतलब है कि हम बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वो हमें डर लगा रहता है कि ये बच्चियाँ हमारी जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी, उनको वापस क्यों नहीं आएंगी? भी ये डर लगता है, उनको कन्वर्ट कर देते हैं। उनको कन्वर्ट कई आप देख रहे हैं अखबारों में किडनैप कर देते हैं, और बच्चों को भी हम बहुत कम भेजते हैं कि उनका माइंड फ्रेश करके उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मेरा बच्चा भी था, उनको भी कन्वर्ट किया था, तभी मैं यहाँ पे आया था। भाई आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि आपके मोहल्ले होंगे, समुदाय में आप रहते होंगे, तो वहाँ पे आपकी आंखों के सामने कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया? मेरे सामने मेरे पास एक गांव था, मैं वहाँ जिला कौंसिल का मेंबर था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बच्ची को उठाया गया था, तो उनको ज़बरदस्ती उठाया गया था, तो उनके साथ हम भी पीछे पीछे लगे रहे उनको निकालने के लिए। तो उसको अदालत में पेश किया, तो बच्ची ने कहा कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पास में एक मदरसा था, तो सैकड़ों तादाद में वो तालिब इल्म आ गए थे और हमारे ऊपर बहुत ये किया और हमारे को भागना पड़ा। हम अपनी जान बचा कर ये करे, आखिर उस बच्ची को मार दिया गया। तो ये हालत है वहाँ पर हिंदुओं की, वहाँ पर बहुत हिंदुओं के लिए वहाँ पे कोई अधिकार है या नहीं? अब अधिकार आप तो देख रहे हैं कि अधिकार क्या होता है। अधिकार होता तो हम यहाँ पर क्यों आते? कोई आदमी अपना मोहल्ला नहीं छोड़ना चाहता, पूरा देश छोड़ के आते हैं, सब कुछ अपना रिश्तेदारी अपना जितना भी है वो सब छोड़ छुड़ा के आते हैं। इतने पीड़ित हैं तभी यहाँ पर आ रहे हैं लोग। तो ये बहुत इतनी परेशानियाँ हैं तो हम आपको बता भी नहीं सकते। ये एक परेशानी नहीं है, हज़ारों परेशानी है। अच्छा, सीएए कानून को लेकर देश के अंदर दो मत चलते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा है, जी जी, जो आप बाहर से आ रहे हो आप कह रहे हो अच्छा है, लेकिन यहीं पे इसी देश में कुछ लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। आप सीएए कानून पे क्या कहोगे? मैं सीए के बारे में ये कहूँगा कि ये जो हमारे लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि मोदी सरकार और अमित शाह ने हमारी पीड़ित वो समझी है भी। ये लोग वहाँ पे उनको तकलीफ़ है, अगर यहाँ पर इनको हम रिलीफ देंगे तो यहाँ पर अपना जीवन जो है वो सुखी से गुजार पाएंगे। लोगों को काफ़ी लोगों को ये डर है, जैसे मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहता, उनको ये डर है, वो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये तो सीए जो कानून ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। लोगों को हम ये बार बार समझा रहे हैं कि ये जो सीए कानून आया है ये लोगों का भला करने का है। जो पाक विस्थापित जो परिवार वहाँ पे पीड़ित हैं उनके लिए ये लागू किया गया है ताकि उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन कुछ लोग ये उनको गलत फहमियाँ उनके मनों में भरी जा रही हैं कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी, तो ये राजनीति हो रही है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप जैसे और भाइयों को ये मददगार साबित होगा। ये सीए तो हमारे जितने भी पाक विस्थापित भाई हैं उनको सबको ये भला होगा, उनकी नागरिकता मिलेगी और उनको हर वो सुविधा मिलेगी जो आम नागरिक को मिल रही है। अच्छा गोवर्धन जी, एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल। जी जी, इतनी मेहनत आपने की, आप देश छोड़ के यहाँ आए, अपना सब कुछ छोड़ के आए, तो इसके बदले में केवल कलमा ही तो पढ़ना था। भी देखो मतलब बाप दादा का कोई धर्म नहीं छोड़ता। जिस भगवान ने हमारे को हिंदू धर्म में पैदा किया है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमने सब कुछ वो छोड़ दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के प्रति हम यहाँ पे अपने देश में आए हैं। यहाँ पर देखिए लड़ाई जो है वो केवल और केवल धर्म की है। धर्म मानने का अधिकार ये हमारे देश का संविधान देता है। अब दूसरे देशों का क्या देता है वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये केवल अपने धर्म के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ पे एक लंबे समय से इन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जय आहूजा, ये निमित्त एकम नाम की एक संस्था चलाते हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं की ये मदद आज तक कर चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये सीएए कितना लाभकारी सिद्ध होगा और किस तरीके से लाभ करेगा, किस तरीके से लाभ करेगा। आशीष जी, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस करुणापूर्ण कानून को अभी लागू किया है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, इस पूरी यात्रा में आप लोगों का, मीडिया के बंधुओं का बहुत सहयोग रहा। आपने इनकी करुणा, इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी को नेशनल इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाया। ये आवाज़ आप लोगों के कारण पूरी दुनिया में गूंजी। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में रोज़ हमारी 4 बच्चियां उठती हैं, उनको एक उम्मीद मिलेगी, उन परिवारों को ये फ़र्क पड़ेगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पूरी तरीके से दबे कुचले आत्मविश्वास के साथ, बिना आत्मविश्वास के, एक कमज़ोर प्रज्ञा के साथ ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इनकी प्रज्ञा चेतना हो जाएगी, इनका आत्मविश्वास लौट आएगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये छोटे बच्चे जो 12 साल के क्लॉज में फॉल करते हैं, इनको 5 साल बाद अपने पेपर इनके माता पिता को लगाने का अवसर मिल जाएगा। इनका जीवन सुगम हो जाएगा, हमारे बेटे बेटियों का। आखिर इस लड़ाई का केंद्र क्या है? लोग क्यों आते हैं?
जैसा अभी गोवर्धन जी ने कहा आपसे मोहल्ला नहीं छूटता, हम देश छोड़ के आए इनको बचाने के लिए, मेरे इन बेटे बेटियों को बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। और इन बच्चों को 12 साल बाद तो पेपर लगाने और शायद और 2-3 साल में नागरिकता मिले, तो एक बच्चा अगर 15 साल तक प्रतीक्षा करेगा तो उसकी तो पूरी जवानी उसमें चली जाएगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये पात्र नहीं बन सकते, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनका दोष क्या है? सिर्फ यही तो दोष है, पाकिस्तान में हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको एक आज नया आयाम मिला है। एक बहुत बड़ी लड़ाई इसमें और छुपी हुई है। जब वीजा नहीं मिलते लोगों को कई बार प्रयास करने के बाद, तो वो धार्मिक वीजा का जत्था बनाते हैं और 100, 200, 300 की संख्या में हरिद्वार आकर के और बाद में जोधपुर जैसलमेर अपने रिश्तेदारों के पास आके प्रशासन के समक्ष पेश हो जाते हैं, हमें जेल भेज दो, हम वापस नहीं जाएंगे। और हम बहुत तकलीफ में ये रास्ता अपना के निकले। वो लोग 30वें दिन इलीगल हो जाते हैं भारत में, पर वो आए तो थे इमिग्रेशन करा के और वो छुप भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को सबको अब नागरिकता का रास्ता खुलेगा। ऐसे लोगों की भी नागरिकता, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका स्वयं का जन्म या उसके माता पिता का जन्म बिफोर पार्टीशन नहीं हुआ, तो वो 12 साल के क्लॉज में चला जाता है, उसको भी 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक ट्रेमेंडस चेंज सोसाइटी में आने वाला है और इन लोगों का जीवन सुगम होने वाला है। 3-3 चरणों में नागरिकता लेनी पड़ती थी, वो एक साथ पूरे परिवार को 5वें वर्ष के बाद लगाएंगे और एक साल सवा साल में मिल जाएगी। और पहले प्रोसेस 12-13 साल तक खिंचता था। तो ये चमत्कारिक परिवर्तन इस घटना से हुए हैं। इसके लिए हम आप सबका और माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे इनका जीना जो है वो सुगम हो जाएगा। मेरे साथ डिप्टी मेयर मौजूद है, पुनीत कर्नावत जी से जानने का प्रयास करेंगे। पुनीत जी, एक बड़ा अहम सवाल, ये वहाँ काफिर हैं और यहाँ पाकिस्तानी, ये मानसिकता, आप डिप्टी मेयर हो, आपकी जिम्मेवारी है, कैसे बदली जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी रूट्स हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई है और विश्व में कहीं पर भी जो हिंदू धर्म की रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है उसकी मातृभूमि भारत है। ये भारतीय हैं, पूरी तरीके से भारतीय हैं, उतने ही भारतीय हैं जितने आप भारतीय हैं, जितना मैं भारतीय हूँ। और इनको जीवन सम्मान के साथ जीने का अधिकार आज सीएए के माध्यम से मिला है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, उनका मैं इस बारे में बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। जय जैसे भाई जिन्होंने लंबे समय तक इसका संघर्ष किया और हजारों लोगों को ये कानून नहीं होने के बावजूद भी सम्मान से जीने की एक व्यवस्था दी, वो उसका आज सुपरिणाम है कि सीएए यहाँ पर लागू हुआ है। और जो सीएए लागू हुआ है उससे ये जो नौनियाल यहाँ पर हैं, इनको एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार के साथ साथ वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के नागरिकों को मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं इनके ऊपर का लाभ इनको मिलेगा। इन्हें मुद्रा का लाभ मिलेगा, उज्ज्वला का लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक इतना गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला कानून है जो न सिर्फ यहाँ जो हजारों की संख्या में पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ आ गए हैं उन्हें उनके जीवन में सम्मान देगा, वरन लाखों लोग जो आज पाकिस्तान में हैं उन्हें भी ये आशा की किरण देगा कि वो भारत जाकर सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। तो देखिए, ये उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने आप और हम हैं। अब आपकी मुलाकात देखिए इन छोटे छोटे बच्चों से कराता हूँ। बेटा आप आ जाओ, कैमरे की तरफ देख लो, मिठाई आप और हम बाद में खा लेंगे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में पढ़ती हो। कहाँ से आई हो? पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान में शहर का नाम पता है? कैसा दिखता है पाकिस्तान पता है? पता है कैसा दिखता है? अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, यहाँ अच्छा लगता है कि वहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ क्यों अच्छा लगता है? अच्छा, यहाँ खेलने के लिए पार्क है, वहाँ थे? नहीं, वो पार्क नहीं थे। अच्छा, यहाँ पार्कों में झूले हैं, वहाँ थे? पता नहीं। पर तुम पार्क गई नहीं कभी? तुम्हारा क्या नाम है? शिक्षा। कौन सी क्लास में हो? नहीं पढ़ती। पढ़ती नहीं है? स्कूल जाएगी? जाओगी ना? तो जाओगी तो फिर वहाँ क्या क्या पढ़ोगी? ड्राइंग बनानी है? बनाओगी ड्राइंग कलर्स के साथ में? मैं आपकी उन बच्चों से मुलाकात करा रहा हूँ। ये बच्चे पाकिस्तान से आए हैं और शायद इनको सरहदों का फर्क जो है वो नहीं पता। ये पढ़ना चाहते हैं, ये पार्कों में खेलना चाहते हैं,
ये पार्कों में झूले झूलना चाहते हैं, ये यहाँ पे आके अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। शायद ये करने का अधिकार तो सबको होगा जो मानव की तरह पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ तो जानवरों के भी अधिकार हैं। तो ये छोटे छोटे आप बच्चे देखिए, कहाँ से हो भैया? कुर्ता पजामा वाले, आगे तो आओ जरा। क्या नाम है? हंसराज। हंसराज। गाना वाना गाते हो क्या भाई? नहीं। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है। अभी स्कूल जाते हो? नहीं। जाओगे? अच्छा, वहाँ स्कूल जाते थे? यस। जाते थे। तो वहाँ ज्यादा मजा आता था कि यहाँ ज्यादा मजा आता है? यहाँ ज्यादा मजा आता है। क्यों? झूले पार्क है। झूले पार्क हैं और स्कूल है, हैं? यहाँ ड्राइंग करने को भी मिलेगी। अच्छा, मैं इन बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि कानून नहीं था तो इनको शिक्षा के अवसर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे अभी नए बच्चों को 1 साल पहले एक परिवर्तन हुआ है। गहलोत साहब की सरकार ने एक परिवर्तन किया है। पहले ये बच्चों को हमने 2014 में राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल करा दिया था और ये बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और अप्लाइड वीजा पे भी स्कूल में एडमिशन ले लेते थे। अब आधार कार्ड की अनिवार्यता करने के कारण, जैसे हंसराज है, आपका क्या नाम है बेटे? दीपक है। ये बच्चे अभी आए हैं, इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि आधार कार्ड नहीं है। 1-1, 1.5 साल इनका आधार कार्ड के कारण खराब होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोसेस है कि आते ही आपको 30 दिन में लगाना है, वो हमने लीगली लगा दिया। CID एक स्टैंप लगा के देती है, रेजिडेंट परमिट इशूड। जब तक वीजा सेंशन नहीं होता, निर्णय नहीं होता, तब तक आप लीगली रेजिडेंट परमिट पे रहोगे। पर आधार कार्ड तब बनेगा जब लॉन्ग टर्म वीजा आ जाएगा। 1-1.5 साल में लॉन्ग टर्म वीजा आएगा, तब तक ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये कठिनाइयां इन बच्चों को यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। हमारा हंसराज कानून के बाद में भी कोई फर्क पड़ेगा? इस कानून का मुद्दा नहीं है, वो राज्य सरकार से परिवर्तन कराना पड़ेगा कि पाकिस्तानी विस्थापित बच्चों के लिए, शरणागत बच्चों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म की जाए और इनको पहले की तरह राइट टू एजुकेशन और सरकारी स्कूलों में पढ़ने दिया जाए। वो राज्य सरकार का विषय, राज्य सरकार चाहे तो इनको स्कूल, तो ये भी मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कानों तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपके पास हम निरंतर कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी नज़र में आ जाएं तो इनके लिए आप ये जरूर कीजिएगा कि इनको राइट टू एजुकेशन के तहत केवल इतना सा अधिकार दे दीजिएगा कि ये स्कूलों में दाखिला ले सकें बिना आधार के। बाकी ये अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पे बहुत कुछ आपको करके दिखाएंगे, आपके प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। कुछ सुनाओगे हमें सारे मिलके, हाँ या ना? मंत्र सुनाएंगे। मंत्र सुनाओगे? सुनाओ, चलो आ जाओ लाइन में। गायत्री मंत्र सुनाएंगे सबसे पहले, सब बच्चे आ जाओ सारे के सारे। हाँ बताओ। शांति शांति। अच्छा, 2 अक्टूबर को क्या है बताओ? गांधी जयंती। हमारे देश में एक ही चीज सिखाई गई थी, केवल गांधी जयंती। अब ये, अच्छा, गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता। शास्त्री जी कौन थे? प्रधानमंत्री। अच्छा, जनगण मन आता है क्या? सब आता है, सुनाओ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आता है क्या? वो सुनाओ, सारे जहाँ से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां। ये वो कारण है जिस कारण की वजह से ये वहां से यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी का मंत्र बोलना चाहते हैं और पार्कों में कूदना चाहते हैं। यही नहीं, इनके माता पिता, चाहे इनका सब कुछ चला जाए, पर इनका एक ही अरमान है, यहाँ आना है और सुख चैन से रहना है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।